क्लास हम लोग काफी कुछ चीजें पढ़े अबाउट प्लेन मिरर। आज इसको और आगे बढ़ाएंगे, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखेंगे, ठीक है ना। तो आज देखेंगे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग आर्टिकल प्लेन मिरर का, दैट इज कॉल्ड रीजन ऑफ साइट। क्या है ये चीज रीजन ऑफ साइट? अब कोई ऑब्जेक्ट अगर किसी मिरर के सामने है तो पक्का उसका इमेज तो बनेगा ही, लेकिन वो इमेज हमें दिखेगा कोई जरूरी नहीं है। जैसे मान लो कि ये कोई एक मिरर है, ठीक है, और यहां पे कोई एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ठीक है, और मान लो कि आप यहां पे खड़े हुए हो, O इज द ऑब्जेक्ट एंड A इज लुकिंग फॉर द इमेज। अब इमेज आपको कब दिखता है? जब ऑब्जेक्ट का रे मिरर पे गिरेगा, रिफ्लेक्ट करेगा, आपकी आंखों में पहुंचेगा, तभी आपको दिखाई देगा, है कि नहीं। लेकिन सोचो तो इस ऑब्जेक्ट से कोई रे अगर आके इस मिरर पे गिरता है, क्या ये वापस आपकी आंखों में जाएगा? नहीं जाएगा। द रिफ्लेक्टेड रे विल गो समथिंग लाइक दिस। यहां पर कोई रे आया, इधर चला गया, कोई दूसरा रे यहां पे आया, इधर चला गया, कोई रे यहां पे आया, इधर चला गया। None of the reflected rays are reaching your eye. ऑब्जेक्ट है, इमेज बन रहा है, उसकी बावजूद बेचारा ए उसको देख नहीं पा रहा है, because the reflected rays are not reaching him. However, अगर बी कुछ यहाँ पे खड़ा है, बी is another intelligent boy, वो सही जगह पे खड़ा है, तो रिफ्लेक्टेड रे उसकी आंखों में पहुंच रहा है, तो वो क्या करेगा? He will be able to see the image. सर अगर हम लोग ए में खड़े रहेंगे तो हम लोग देख नहीं पाएंगे। नो इमेज विल बी सीन। सोचो, मेरे सामने सोचो कि ये बोर्ड में एक मिरर लगा है, मैं यहाँ पे खड़ा हूँ मिरर के सामने, यू आर एबल टू सी मी। क्या मैं यहाँ पे खड़े होकर अपना इमेज को मिरर में देख सकता हूँ? नहीं देख सकता हूँ। जबकि उधर कोई खड़ा रहेगा तो वो इमेज को देख पाएगा, क्योंकि मेरे से जाता हुआ रे रिफ्लेक्ट करके इससे जा रहा है। इधर कोई खड़ा रहेगा, वो मेरा इमेज इस मिरर में देख सकता है, जबकि मैं खुद देख नहीं सकता हूँ। बात यह है कि ऑब्जर्वर को कहां पर होना चाहिए कि वो इमेज को पूरा देख पाएगा? कौन सा रीजन में इमेज होता है मतलब हमें दिखेगा कोई जरूरी नहीं है। इमेज आपको दिखाई देगा, उसकी दो कंडीशन है, तीन कंडीशन है। पहला हुआ द इमेज मस्ट बी ए वर्चुअल, दूसरा हुआ रिफ्लेक्टेड रेज मस्ट रीच योर आई, और तीसरा आप जानते हो आपकी आंखें खुला रहना चाहिए। तीन कंडीशन सेटिस्फाई करेंगे तभी आपको ऑब्जेक्ट का इमेज दिखेगा। देखो यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, कितने सारे रे यहाँ पे आके गिर रहे हैं, वो सारे इधर जा रहे हैं, इसके पास वापस नहीं आ रहे, बी के पास जा रहे हैं। बी को ओ का इमेज दिखेगा लेकिन ए को नहीं दिखेगा। क्या ये बात सबको समझ में आया? ये तो अभी हमें सोचना है कि वो कौन सा जगह है जहां पर खड़े रहने से कोई ऑब्जेक्ट का इमेज को हम देख पाएंगे। दैट इज व्हाट इज कॉल्ड रीजन ऑफ साइट, ठीक है। तो पहले रीजन ऑफ साइट किसको कहते हैं? पॉइंट नंबर 1, क्या? इट इज द रीजन being in which an observer can see the image of an object। ये वो रीजन है जहां पर खड़े रहने से एक ऑब्जर्वर अपना एक कोई ऑब्जेक्ट का इमेज देख सकता है ना। अच्छा, तो फिर सोचो कि ये था मिरर, ए यहाँ पे खड़ा था, ओ यहाँ पे रखा हुआ था, ओ का इमेज ए को दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन अगर हम कहेंगे कि ऑब्जर्वर यहाँ पर खड़े होने की बजाय, ए यहाँ पर खड़े होने की बजाय कुछ यहाँ पर खड़ा होता, तो हाँ, तब तो पॉसिबिलिटी था कोई रिफ्लेक्टेड रे उसके पास पहुंचे और वो देख पाएगा। मतलब हमें रीजन को डिफाइन करना है, कहां पर रहने से हमें ये दिखाई देगा।
इसका मतलब ओरिजिन किसके ऊपर डिपेंड करता है? ओरिजिन डिपेंड करता है मिरर के ऊपर, मिरर का पोजीशन के ऊपर और ऑब्जेक्ट का पोजीशन के ऊपर। सेम ऑब्जेक्ट अगर यहाँ पर होने की बजाय यहाँ पर होता तो ओ को इसका इमेज दिखता, ओ का इमेज ए को दिखाई देता, है कि नहीं? तो जो रीजन में खड़े होने से इमेज दिखाई देगा उस रीजन को हम कहेंगे रीजन ऑफ साइट। इज दैट क्लियर? उस रीजन को हम कहेंगे रीजन ऑफ साइट। फाइन। अच्छा, वो रीजन को हम कैसे पता करेंगे? लेट अस, आप लोग ही बता सकते हो, मेरे को ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगा, आप खुद ही बता सकते हो। सपोज आई टॉक अबाउट ए मिरर केप्ड समवेयर हियर। हियर इज ए मिरर, ये एक मिरर है, ठीक है? यहाँ पे कोई एक मिरर रखा है और मान लो कि कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा हुआ है। कहाँ पे? यहाँ पे रखा हुआ है। कौन? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट से ढेर सारे रे चारों तरफ जा रहे हैं, ठीक है ना? अब कोई रे अगर रिफ्लेक्ट करके ऑब्जर्वर के पास पहुंचेगा तो उसको दिखाई देगा तब जब रिफ्लेक्टेड रे ऑब्जर्वर की आंखों में पहुंचेगा। चलिए सोचते हैं कि अगर इस जो मिरर है इससे हम रिफ्लेक्शन लेना चाहते हैं, इस ऑब्जेक्ट का कोई रे आके यहाँ पे गिरता है, सपोज ये रे यहाँ पे गिरता है, क्या तो फिर ये हो गया नॉर्मल और ये उतना ही एंगल करके इधर जाएगा, रिफ्लेक्टेड रे ऐसे जाएगा। सोचो तो कोई अगर ऑब्जर्वर यहाँ पे होगा उसके पास कोई रिफ्लेक्टेड रे पहुंच सकता है क्या? नहीं, ये तो एंड है ना, इससे नीचे रिफ्लेक्टेड रे हो ही नहीं सकता, इससे नीचे रिफ्लेक्टेड रे हो ही नहीं सकता क्योंकि मिरर यहाँ पे खत्म हो रहा है। तो ऑब्जर्वर अगर इस जोन में होगा ही कैन नॉट सी द इमेज। फाइन, समझ में आ गया सर? ऑब्जर्वर यहाँ पर होगा तो उसको दिखाई नहीं देगा। अच्छा, सोचो इस ऑब्जेक्ट से कोई रे अगर हम कहेंगे कि ऐसे आ रहा है, कैसे बताओ? ऐसे, ठीक है, ऐसे आ रहा है। नाउ ये एक्सट्रीम में गिर रहा है, यहां पर देखो तो नॉर्मल क्या होगा? ये होगा नॉर्मल, है ना? तो रे कुछ ऐसे जाएगा, जितना एंगल में गिरेगा उतना एंगल में जाएगा। सोचो कोई ऑब्जर्वर यहाँ पे है, उसको दिखाई देगा क्या इसका इमेज? नहीं, उसके पास पहुंच नहीं सकता। मतलब इसको देखने के लिए, इसका इमेज को देखने के लिए हमें कहां पर रहना चाहिए? ये दोनों लाइन के बीच में यहीं पे कहीं रहेंगे ना कुछ तो रे हमारे पास पक्का पहुंचेगा। इज दैट क्लियर? तो ये हो गया रीजन ऑफ साइट। क्या मेरी बात सबको समझ में आ रहा है? रीजन ऑफ साइट हो गया ये चीज। ये तो इमेज तो बनेगा लेकिन हमें दिखाई नहीं देगा अगर हम रीजन ऑफ साइट में नहीं है। इफ यू आर नॉट इन द रीजन ऑफ साइट वी कैन नॉट सी। ए कैन नॉट सी द इमेज, बी कैन नॉट सी द इमेज, सी कैन सी द इमेज बिकॉज हिज नेम इज सी। सी कैन सी, है कि नहीं? बाकी दोनों देख नहीं सकते। तो रीजन ऑफ साइट क्या हुआ? रीजन ऑफ साइट हुआ कि इस मिरर के सामने जो स्पेस है, ये स्पेस, दिस यू कॉल एज द रीजन ऑफ साइट। इस रीजन में होने से हमें इमेज दिखाई देगा, इससे इधर और इधर होने से हमें इमेज दिखाई नहीं देगा। इतनी सारी जानकारी हासिल करने के बाद अब हम लिखेंगे अबाउट द रीजन ऑफ साइट। ये रीजन ऑफ साइट क्या है? चलिए देखते हैं क्या कहेंगे। पहला तो पता चल गया कि इट इज द रीजन बीइंग इन व्हिच एन ऑब्जर्वर कैन सी द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ठीक है ना? दूसरा हुआ आई एम नॉट गेटिंग, प्लीज रिपीट अगेन। हाँ, तो मैं पूरा रीजन को बोल रहा हूँ। When I say region, I am talking about this whole entire region में कोई अगर रहेगा तो दिख पाएगा ये दोनों लाइन के बीच में, ठीक है ना? तो हम क्या कहेंगे यहाँ पे? This region depends on position of mirror
पोजीशन ऑफ मिरर एंड पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। हाँ, ऑब्जेक्ट कहां पे है डिपेंड करता है। ऑब्जेक्ट अगर यहां पर होने की बजाय यहां पर होता तो और आसान हो जाता देखना। ठीक है, नंबर थ्री है कि यहां पे ये जो रीजन है उसको कैसे डिफाइन करेंगे। यू सी, मैं यहां से एक रिफ्लेक्टेड रे लिया एक एंड से, और वहां से एक इंसिडेंट लिया एक एंड से रिफ्लेक्टेड रे निकाला, ये भी तो रिफ्लेक्टेड रे फ्रॉम द अदर एंड। दैट मींस दिस रीजन इज बाउंडेड बाय थ्री लाइंस, रिफ्लेक्टेड रे फ्रॉम द टू एंड्स एंड द मिरर, है कि नहीं। दिस रीजन इज बाउंडेड बाय three lines. They are the reflected ray from the ends of the mirror and the mirror. So right, this region is bounded by the mirror and reflected rays from the extremities of the mirror। क्या सबको समझ में आया? Is it understood by everyone? तो वही मैं बोल रहा हूं कि जो रिफ्लेक्टेड रेज है एक्सट्रीमिटी से, ये दोनों और मिरर, ये तीन से फोर्थ साइड तो इंफिनिटी तक जाएगा। ये कहां कितना दूर तक? इंफिनिटी तक जाएगा। फोर्थ साइड इज इनफाइनाइट, कितने भी दूर में रहो ये दिखाई देगा, है ना। तो ये आपको समझ में आना चाहिए कि रीजन ऑफ साइट क्या हुआ। तो रीजन ऑफ साइट क्या हुआ? इट इज द रीजन इन फ्रंट ऑफ ए मिरर being in which you can see the complete image of an object। तो अगर आपको समझ में आ गया तो आप बताइए कौन सा मिरर के केस में आपका जो रीजन ऑफ साइट ज्यादा रहेगा। रीजन ऑफ साइट कौन से केस में, मिरर के केस छोड़ो, कौन से केस में यू विल हैव मोर रीजन ऑफ साइट? मतलब काफी लोग इसका इमेज को देख पाएंगे। मान लो कि यहाँ पे कोई एक मिरर है, सॉरी, यहाँ पे कोई एक मिरर है, कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा हुआ है, ये हुआ केस ए। केस बी क्या है? यहाँ पे कोई एक मिरर है और कोई एक ऑब्जेक्ट यहाँ रखा हुआ है। कौन सा केस में मोर पीपल विल बी एबल टू सी द इमेज, केस ए और केस बी? आपको सोचना है। ये है ऑब्जेक्ट, ये है ऑब्जेक्ट। एक के केस में क्या हो रहा है देखो तो, हाउ इज द रीजन ऑफ साइट? यहां से गया ऐसा गया, यहां से गया ऐसा गया, पूरा इसके अंदर जितने लोग बैठेंगे सारा देख पाएंगे इसका इमेज को। जबकि इस केस में यू सी ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे गया। सो इट इज कवरिंग ओनली ए पार्ट, नॉट द होल। ये तो पूरा को पूरा कवर कर रहा है, इजंट इट? रे इज समथिंग सिमिलर टू दैट ऑफ दिस, लेकिन ये नीचे आ रहा है, नीचे, ये ऊपर जा रहा है। इसका केस में मतलब इस केस में रीजन ऑफ साइट इज अपीयरिंग टू बी स्मॉलर, है कि नहीं। बहुत कम लोग इसका इमेज को देख पाएंगे, जो इस जोन में होंगे वही देख पाएंगे। समझ में आया? इस केस में रीजन ऑफ इमेज विल बी, रीजन ऑफ फॉर व्यू विल बी मोर। यू विल फाइंड यहाँ पर रीजन ऑफ साइट इज मोर। कौन सा रीजन है वो जो ज्यादा है, जहां पर बैठने से कोई लोग देख पाएंगे इसका इमेज को? वो रीजन पूरा यहां से स्टार्ट होता है, ये पूरा 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 रीजन है रीजन ऑफ साइट, है ना। जबकि इस केस में ओनली दिस, ओनली दिस, ओनली दिस, ओनली ए फ्यू। समझ में आया? तो हम कहेंगे इस केस में रीजन ऑफ साइट इज मोर, रीजन ऑफ साइट is more in this case, less in this case। समझ में आया कि नहीं आया? तो let us see। अब हम सोचेंगे कि अगर हम कहेंगे कि मिरर रखा है यहाँ पे,
ठीक है। और मैं क्या करता हूं, इससे यहाँ पे कोई एक ऑब्जेक्ट रखता हूं, सपोज यहीं पे कहीं एक ऑब्जेक्ट रखता हूं, ये एक प्लेन मिरर है। और मैं एक दूसरा केस देता हूं, सपोज आई गिव यू ए मिरर ऑफ दिस शेप, आई कॉल इट ए कन्वेक्स मिरर, और ऑब्जेक्ट को यहां रखता हूं। अब ये दोनों केस को ध्यान से देखिए और बताइए कौन सा केस में रीजन ऑफ साइट इज मोर, कौन सा केस में रीजन ऑफ साइट इज मोर, ए में कि बी में? बी में। देखो एक एक केस में रेज ऐसे जा रहे हैं, ये ऐसे जा रहा है, जबकि बी के केस में कैसे हो रहा है देखो तो, कोई रे ऐसे गिरा तो इधर गया, कोई रे ऐसे गिरा तो इधर। तो हम क्या देखे कि छोटा मिरर में, ये प्लेन मिरर में, ये मिरर का साइज बराबर है, उसकी बावजूद यहाँ पर रीजन ऑफ परव्यू ज्यादा है, यहाँ पर रीजन ऑफ परव्यू उससे भी ज्यादा है। अब उल्टा सोचो, ये ऑब्जेक्ट रखने से ये जोन में रहने वाले लोग इसका इमेज को देख पाएंगे, यहाँ पर अगर ऑब्जेक्ट रखेंगे तो ये जोन में रहने वाले लोग इसका इमेज देख पाएंगे। उल्टा सोचो, अगर ये देख रहा है तो ये इतने सारे लोगों को देख पाएगा, कौन? O can see all these people around. Similarly here, O can see all these people around. कौन ज्यादा लोगों को देख पाएगा? अगर आप एक मिरर के सामने खड़े हो, A देख पाएगा कि B देख पाएगा? B कैन कवर। इसीलिए हमारे गाड़ी में जितने सारे रियर व्यू मिरर्स होते हैं वो प्लेन नहीं होते हैं, कन्वेक्स होते हैं, बिकॉज पीछे से, कोने से, साइड से कोई भी आ रहा होगा तो आपको दिखेगा, है कि नहीं? तो हम कहेंगे हियर रीजन ऑफ परव्यू इज मोर, ये प्लेन मिरर वाला केस है, और ये कन्वेक्स मिरर जिसको हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं, कन्वेक्स मिरर वाला केस है। तो कन्वेक्स मिरर की केस में आप बहुत सारे लोगों को देख रहे हो, मान लो ये ड्राइवर है, सामने मिरर लेके जा रहा है, पीछे कोई साइड से भी आ रहा है उसको भी देख पाएगा, पीछे से आ रहा है देख पाएगा, ये कुछ लोगों को देखेगा, लेकिन इधर कोई से आ रहा है तो देख नहीं पाएगा, ही इज नॉट एबल टू सी। तो आप देख रहे हो रीजन ऑफ साइट इज मोर, हियर रीजन ऑफ साइट इज मोर, है ना? हियर रीजन ऑफ साइट इज लेस, comparatively lesser, लेस तो नहीं कहेंगे, एज कंपेयर टू दिस, इसका ये कम है। हाँ, रीजन ऑफ साइट आप लोगों को समझ में आ गया। मैं अभी आपको एक क्वेश्चन देना चाहूंगा। सपोज हम कहेंगे यहाँ पे कोई एक मिरर रखा है, ध्यान से देखो, ये क्वेश्चन आपको अभी करना है, ये क्वेश्चन करना है, ये मिरर है, ठीक है, हियर इज ए मिरर। अब ये मिरर का हाल ऐसा है कि यहाँ पे ये मिरर के सामने मान लो कि इसका लेंथ दिया हुआ, आई विल से द लेंथ ऑफ दिस मिरर इज समथिंग L इज द लेंथ ऑफ द मिरर। अब यहाँ से कुछ d डिस्टेंस में, एट ए डिस्टेंस d फ्रॉम द मिरर, यहाँ से सेंटर से d डिस्टेंस में क्या हुआ है कि कोई एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, अच्छा ये बात है, और सेंटर से चलो मानते हैं कि कुछ 3D डिस्टेंस में, ये कितना डिस्टेंस हुआ? 3D डिस्टेंस में क्या हुआ है? डिस्टेंस 3D फ्रॉम द सेंटर, हम कहेंगे 3D डिस्टेंस में, और यहां पर एक लाइन है, ऐसा एक लाइन है, ओहो लाइन टेढ़ा हो गया, एक लाइन है ऐसा, 3D डिस्टेंस में एक लाइन है, कोई आदमी चलने लगा, कैसे चलने लगा, कहां से चलने लगा? along दिस लाइन चलने लगा, along दिस लाइन वो चलने लगा, ठीक है। तो कितना दूर तक वो इस ऑब्जेक्ट का इमेज को देख पाएगा? वो आदमी कितना दूर तक इस ऑब्जेक्ट का इमेज को देख पाएगा? ये लाइन का नाम दे दिए AB। क्या लिखा है क्वेश्चन? In figure shown, a man moves along the line
AB. Find over what distance he can see the image of the ऑब्जेक्ट का इमेज को देख पाएगा, ऑब्जेक्ट का इमेज को देख पाएगा कितना डिस्टेंस में, ठीक है, कितना डिस्टेंस में ये ऑब्जेक्ट का इमेज को देख पाएगा। मतलब सपोज यहां से इसको दिखना शुरू हुआ, यहां तक दिखा तो ये डिस्टेंस कितना है, यहां से दिखना शुरू हुआ और यहां तक दिखा तो वो डिस्टेंस को कितना है हमें पता करना है। क्या आप लोग थोड़ा ट्राई करोगे कि मैं शुरू हो जाऊं? मतलब विल यू ट्राई नाउ? यस। चलिए देखते हैं कैसे फोरेल हुआ। अब देखो ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट का ये डिस्टेंस d है, ठीक है। अब क्या है, पहले हम रीजन ऑफ साइट को ड्रॉ करते हैं। अगर यहां से कोई रे ऐसे आएगा तो यहां से रिफ्लेक्ट करके ऐसे जाएगा, मतलब यहां पर अगर आदमी खड़ा होगा तो देख सकता है इससे ऊपर। सिमिलरली अगर कोई रे ऐसे आएगा तो रिफ्लेक्ट करके ऐसे जाएगा, मतलब यहां तक वो देख सकता है। इफ ही मूव्स ऑन द वे ए टू बी तक उसको दिखाई देगा, उसके बियॉन्ड जाएगा तो दिखाई नहीं देगा। इज नॉट इट? क्या ये बात सबको समझ में आया? उसको ए टू बी तक दिखाई देगा, उसके बाद और दिखाई नहीं देगा, ये हमें समझ में आ गया, ठीक है। तो थोड़ा ये फिगर को छोटा करता हूं सो दैट आई कैन शो यू द कैलकुलेशंस। यस यस यस। अब जैसे ये आदमी चलने लगेगा ए से बी तक डिस्टेंस में उसको दिखाई देगा क्या कि इमेज दिखाई देगा, ए से बी तक उसको इमेज दिखाई देगा। अब बी को पार कर जाएगा और इमेज नहीं दिखाई देगा, ए से नीचे रहेगा तब भी उसको इमेज दिखाई नहीं देगा। हमें पता करना ए बी डिस्टेंस क्या है। कितना इंटरेस्टिंग है। चलिए थोड़ा कोशिश करते हैं, इसको थोड़ा प्यार से कोशिश करते हैं। ऐसे करता हूं, मैं करता हूं कि जो छोटे लाइंस है सर उसको एक्सटेंड कीजिए। यस, एक्सटेंड करके कर सकता हूं, बट नाउ आई वांट टू ड्रू इन ए सिमिलर वे, सिंपलर वे रेदर आई वांट टू सी इन ए सिंपलर वे। अच्छा, मैं यहाँ पे कुछ लाइन ऐसे ड्रॉ कर रहा हूं सो दैट आई कैन शो यू, और मैं यहाँ पे एक लाइन ऐसे भी ड्रॉ कर रहा हूं। ये चलिए इस फिगर को थोड़ा ध्यान से देखिए, मैं कुछ नेमिंग कर रहा हूं इन चीजों को। अच्छा, ए बी तो हो चुका है, सी दे देता हूं नाम। चलो मानते हैं कि ये पॉइंट सी है, ये पॉइंट डी है, ये पॉइंट ई है, और ये तो ऑब्जेक्ट ओ है, और क्या इधर का कर लेंगे। ऑब्वियस है कि ये जितना होगा ये उतना ही होगा। सिमेट्री से पता चल रहा है कि ए से पी का डिस्टेंस जितना होगा पी टू बी का डिस्टेंस उतना होगा। अच्छा, ये बात है, तो थोड़ा ध्यान से देखो। तो एक बच्ची स्नेहा तो कर चुकी है, बहुत बढ़िया। चलिए देखते हैं सॉल्यूशन में देखेंगे। ही कैन सी द इमेज व्हेन ही इज बिटवीन ए एंड बी। हाँ, ये समझ में आया। अच्छा, ये देखो सी डी और ई, सी डी छोटा क्यों हो गया? डी तू बड़ा हो जाओ, डी बड़ा हो गया। सी डी ई के बीच में ये वाला ट्रायंगल और ये इस पॉइंट को क्यू बोलो, डी क्यू ए ट्रायंगल। क्या आपको दिख रहा है? ये सी डी ई ट्रायंगल एंड डी क्यू ए ट्रायंगल सिमिलर है। आर यू एबल टू सी? यस। आप कहोगे डी ई सी ट्रायंगल एंड डी क्यू ए ट्रायंगल आर सिमिलर, ठीक है, ये दोनों सिमिलर है। कौन कौन? डी ई सी डी क्यू ए, ये दोनों सिमिलर है। हाँ, सिमिलर है। अच्छा, अगर ये सिमिलर है तो हम कहेंगे क्यों सिमिलर है? क्योंकि इसका ये 90 है, इसका ये 90 है, और ये दोनों पैरेलल है तो ये एंगल बराबर है ना। और कहोगे ये एंगल दोनों का कॉमन है, हाँ, तो सिमिलर है।
सिमिलर है। अच्छा, क्योंकि इसका 3 ट्रायंगल, उसका 3 इसका 3 एंगल, उसका 3 एंगल बराबर है, सिमिलर है। मतलब हम कहेंगे कि ये जो हमारा क्या है बताओ, ये इसका ये लेंथ है DE, इसका ये लेंथ है DQ, ये DE ये DQ है कि नहीं। अच्छा, तो हम कहेंगे DE बाय DQ, DE बाय DQ इज इक्वल टू EC बाय AQ, EC बाय AQ। इससे क्या पता चला, AQ इज EC इंटू EC, AQ को इधर ले आया, बाकी इधर ले आया, DQ बाय DE। थोड़ा ध्यान से देखो तो AC लिखे AQ, सॉरी AQ इज AQ हमें चाहिए था, AQ चाहिए था, इट इज कमिंग EC इंटू DQ बाय DE। DQ कितना है, यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना है 3D, और D से E तक का डिस्टेंस कितना है, D से E तक, इट इज इक्वल टू D, सो इट इज 3D बाय D, सो इट इज नॉट 3 टाइम्स EC। अच्छा, और एक चीज है, आप देखोगे इस फिगर में, आप जानते हो कि इंसिडेंट एंगल और ये एंगल बराबर होते हैं, तो ये दोनों छोटे ट्रायंगल तो कॉन्ग्रुएंट है, तो दिस लेंथ मस्ट बी इक्वल टू दिस लेंथ। यस, हम कहेंगे ये लेंथ और ये लेंथ बराबर है। ये फिगर से ही देख के पता चल रहा है कि OE एंड EC सेम है। और OE कितना है भाई, ये मिरर के बीच पॉइंट से है, तो ये डिस्टेंस कितना है L/2। क्या ये चीजें समझ में आ रहा है? यस, OE इज इक्वल टू EC इज इक्वल टू OE कितना है L/2, तो EC हो गया L/2, सो इट इज कमिंग आउट टू बी L/2 इंटू दिस इज L/2 इंटू DQ बाई D। DQ कितना है 3D, और DE कितना है D, मारपीट करो तो मिला 3L/2, इज इट कमिंग 3L/2? यस, 3L/2। यस, तो अब हमें पता करना है व्हाट इज A to P डिस्टेंस कितना हो गया, AQ पता चल गया, AQ इज 3L/2, PQ कितना है, PQ इज L/2 है कि नहीं। तो हम कहेंगे यस, अब देखो, अब हम कहेंगे, इससे ये समझ में हमें आ रहा है कि हमारा जो AP है वो है AQ प्लस PQ। नाउ AP इज इक्वल टू AQ प्लस PQ, जबकि AQ कितना आया 3L/2, PQ कितना है L/2, इट इज 3L/2 प्लस L/2 कितना हो गया 4L/2, दैट इज 12। मतलब AP इज 12। व्हाट इज AB? यस, सो AB इज ट्वाइस ऑफ AP एंड दैट इज इक्वल टू 4L। कैसे पता चला? फ्रॉम सिमेट्री। कितना जल्दी कर दी, फ्रॉम सिमेट्री से पता चल गया। क्या पता चल गया? फ्रॉम सिमेट्री। AB इज इक्वल टू 4L। तो कितना दूर तक उसको दिखाई देगा? 4L डिस्टेंस तक दिखाई देगा। बहुत बढ़िया, क्या सबको समझ में आया? यस, ये चीज सबको समझ में आया। ठीक है। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल इज नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म्ड इन ए कॉम्बिनेशन ऑफ मिरर्स। ठीक है, ये बहुत ही टिपिकल क्वेश्चन है, हर जगह मिलता है, लेकिन कंप्लीट नहीं मिलता है, तो कंप्लीट देखेंगे। अगर आप कभी सोचोगे कि एक मिरर है तो कितना इमेज दिखेगा, एक मिरर है तो एक ही इमेज दिखेगा, है ना, कोई भी ऑब्जेक्ट एक ही इमेज दिखेगा। लेकिन अगर ढेर सारे मिरर से, कभी अगर आप सैलून में गए होगे तो आप देखोगे तो आपको आगे पीछे 2 मिरर लगाए तो यू आर गेटिंग सो मेनी इमेजेस, है कि नहीं।
तो कितना ठो मिरर में एंगल क्या होने से कितने ठो इमेज दिखेगा, वो सारा चीज आज हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो टॉपिक का नाम क्या हुआ, नंबर ऑफ इमेजेस। नंबर ऑफ इमेजेस इन ए, हाँ पहले दो में देखते हैं, दो की जगह तीन करेंगे तो फिर उनका पोजीशन देखना पड़ेगा। नंबर ऑफ इमेजेस इन ए कॉम्बिनेशन ऑफ टू मिरर्स। तो आपको अगर दिया गया प्रैक्टिकली कि ऐसा दो मिरर दिया गया है, बताओ कितना टू इमेज दिखेंगे। सपोज मैं आपको एक प्रैक्टिकल केस देता हूं। सपोज ऐसे हियर इज ए मिरर, हाँ, एंड हियर इज अनदर मिरर, और मान लो कि यहाँ पे कोई एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, यहाँ पे कोई एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। मैं जानना चाहता हूं इस ऑब्जेक्ट का कितना ठो इमेज बनेगा। तो वैसे देयर आर फॉर्मूला एंड विल डू दैट ऑल, बट मैं पहले बताता हूं कि फंडामेंटली आप कैसे पता करोगे। आपको स्केल, पेंसिल, प्रोट्रैक्टर दिया गया, निकालो हाउ मेनी इमेजेस विल बी सीन। ओके, अब पहला हुआ ये मिरर नंबर 1, ये मिरर नंबर 2। अब ये मिरर नंबर 1 में इसका एक इमेज बनेगा, यहां पे बनेगा। तो ये जो इमेज बन गया मिरर नंबर 1 में, मिरर नंबर 1 में जो इमेज बन गया, उसका और एक इमेज बनने वाला है, उस इमेज का एक इमेज बनने वाला है, क्योंकि ये एक ऑब्जेक्ट बन गया इस मिरर के लिए। अब इसका इमेज इसमें बनेगा, ये मिरर में। और आपको मालूम है कि अगर कोई इमेज M2 में नहीं बनेगा, हाँ फिर बनेगा, यस बनेगा है पेशेंस, बनेगा। अब कोई अगर ऑब्जेक्ट यहाँ पर मान लो कि कोई मिरर है और यहाँ पे कोई एक ऑब्जेक्ट है, तो इमेज कहाँ बनता है, यहाँ पे बनता है कि नहीं। कोई रे जाएगा, ऐसे रिफ्लेक्ट करके जाएगा, ये रिफ्लेक्टेड रे आर अपीयरिंग टू मीट समवेयर हियर, तो आप कहोगे ये आएंगे, तो यहाँ पे इमेज बनता है। ऑब्जेक्ट यहाँ पे है तो इमेज भी यहाँ पे ही बनेगा, यहाँ पे है ना, एग्जैक्टली दैट वे। नाउ आई एम एक्सप्लेनिंग यू। अगर हम कहेंगे कि यहाँ पर कोई एक ऑब्जेक्ट रखें तो इस मिरर में एक इमेज बनेगा। नॉट ओनली दैट, इस मिरर में भी तो एक इमेज बनेगा। अच्छा, अब ये इमेज का इस मिरर में और एक इमेज बनेगा। कहां पे बनेगा, यहां पे बनेगा। इस इमेज का इस मिरर में और एक इमेज बनेगा, लेकिन कहां मिलेगा, ये दोनों एक जगह मिलेंगे, है कि नहीं। फिर ये जो इमेज बना, इसके लिए इसमें इमेज बनेगा, लेकिन कहां पे, यहां पे मर्ज हो जाएंगे। आर यू गेटिंग? इस इमेज के लिए इसके चलते इसमें एक इमेज बना, इस इमेज के चलते इसमें एक इमेज बनेगा, लेकिन बनेगा कहां, जहां पर ये बना था उसके ऊपर ओवरलैप हो जाएगा। देयर बी कंबाइंड एट सेम पॉइंट, तो आपको दो अलग अलग इमेज नहीं दिखेगा, दोनों इमेज एक जगह दिखेंगे। तो व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ इमेजेस यू आर सीइंग? 3। सोचो कि अगर आपको स्केल, पेंसिल, प्रोट्रैक्टर दिया गया और पूछा गया कि बनाओ कितना भी इमेज बनता है, कोई फॉर्मूला नहीं लगाना, सीधे आपको इमेज ड्रॉ करना है। किस केस में, सपोज दिया है कि ये कोई एक मिरर है, चलो मानते हैं कि ये एक दूसरा मिरर है, और ये दोनों मिरर के बीच में मान लेते हैं कि कुछ एंगल है। एंड सपोज एन ऑब्जेक्ट इज हियर। आपको बताया गया ड्रॉ ऑल अदर इमेजेस, तो कैसे करोगे आप? दोनों में शुरू मत करना, किसी एक में शुरू करो। क्या होता है देखो, बड़े इंटरेस्टिंग चीज पाओगे। ये मिरर 1, पहले आप क्या करोगे, यूजिंग ए स्केल यू विल सी दिस लाइन, इसमें इमेज बनेगा। कहां बनेगा, इमेज बनेगा यहां पे, ठीक। इसमें भी बनेगा, लेकिन इसमें अभी मत जाओ, इसी में चलो। अच्छा, फिर इसके बाद आप जानते हो कि ये जो मिरर है, ये मिरर में इसका इमेज बनेगा, ये मिरर में इसका इमेज बनेगा, तो कहां बनेगा, थोड़ा मैं मिरर को यहां पर एक्सटेंड करता हूं, ये मिरर है, ये मिरर को इधर एक्सटेंड करता हूं, ये भी मिरर है, ठीक है। मतलब वर्चुअली एक्सटेंड कर रहा हूं मिरर को, मिरर तो यहां तक है। और अब क्या हुआ, ये जो इमेज बना, ये इमेज किसमें बना है, M1 में बना है, उसका इमेज बनेगा M2 में। तो क्या करोगे आप, ऐसे करोगे, यस, यहां पर बनेगा मिरर का इमेज का
इमेज का इमेज कौन सा मिरर में, मिरर 2 में बन गया। ठीक है, अब ये जो इमेज है ये कौन सा मिरर में बना है, मिरर 2 में। इस इमेज का फिर एक इमेज बनेगा कहाँ, मिरर 1 में। तो कैसे, कहाँ पे बनेगा, यू गो लाइक दिस। ठीक है, और यहाँ पे बनाओ इमेज। सो यूजिंग स्केल पेंसिल प्रोट्रैक्टर ओनली यू आर प्लेइंग। अब बन गया ये जो इमेज है ये कौन सा मिरर में बना है, मिरर 1 में। इसका इमेज फिर मिरर 2 में बनेगा। कैसे बनेगा, ये देखो ये मिरर 2 है, मिरर 2 से कितना दूर पे लेना है, बराबर डिस्टेंस पे लेना है। तो आप कहोगे इमेज यहाँ पे बनेगा, है ना। ये जो इमेज बन गया, इस इमेज का ये किस में बना है, मिरर 2 में। इसका मिरर 1 में फिर से बनेगा। तो मिरर 1 में बनेगा तो कैसे बनेगा, ऐसे बनाते जाओ बनाते जाओ बनाते जाओ, यू विल सी, बनाते जाओ, यू विल सी यू आर गेटिंग सो मेनी इमेजेस। लेकिन एक समय आएगा, अब ये जो इमेज है वो मिरर 1 में बना है, इसका जब हम बनाने की कोशिश करेंगे मिरर 2 में, तो आप देखोगे ये इमेज कुछ ऐसे आके इसके साथ ओवरलैप कर जाएगा, कहीं ना कहीं किसी एक इमेज के साथ ओवरलैप कर जाएगा। अब अगर और से करोगे तो कोई नया इमेज तो नहीं मिलने वाला, आप ऐसे ही घूमोगे। रीडिंग, इफ यू गो ऑन रिपीटिंग द प्रोसेस, और आपको ज्यादा इमेज नहीं मिलने वाले हैं। एक बार एक इमेज किसी दूसरी इमेज के साथ कोइंसाइड कर गया, उसके बाद अगर रिपीट करते जाओगे आपको नया इमेज नहीं मिलने वाला है। अब आपको बताना है हाउ मेनी इमेजेस आर फॉर्म। आप कहोगे 1 2 3 4 5, 5 इमेज बन रहा है। तो अगर ये है एंगल 2 मिरर के बीच में, तो आपको दिखेगा कि 5 तो इमेज बन रहे हैं। तो how many images will be formed using 2 mirrors? That all depends upon position of the object and the angle between the mirrors. आप एक बुक में क्या दिया है, only angle between the 2 mirrors। मैं रिपीट करता हूँ, position of the object that also matters। ठीक है, आपकी बुक में नंबर ऑफ इमेजेस कितने बनेंगे उसके लिए फॉर्मूला दिया गया है, irrespective of the position of the object। नो, ऑब्जेक्ट कहां पर रखा वो भी मैटर करता है। तो चलिए अब हम मैथमेटिकल फॉर्मूला देखते हैं। अगर ज्योमेट्रिकली स्केल पेंसिल दिया गया, ऐसा 2 मिरर दिया गया, कितना टू इमेज होगा आप निकाल सकते हो, है ना। आप लोग ट्राई कर लेना। अगर आप मान लो कि 2 मिरर के बीच में एंगल 60 डिग्री ले लेना, 60 डिग्री लेके आप ऐसे ड्रॉ करते जाओ और देखो कितना टू इमेज बन रहा है, विल गेट सम रिजल्ट आउट ऑफ इट। लेकिन हर 70 डिग्री दे दिया, 75 डिग्री दे दिया, तो कैसे करेंगे, इसे कैलकुलेट करेंगे क्या, नहीं। वी शैल हैव सम डिफरेंट अप्रोच टू फाइंड आउट। कैसे करेंगे, कैसे करेंगे इस चीज को, हाउ वी आर गोइंग टू डू, हाउ वी आर गोइंग टू डू। ठीक है, तो ये किसी काम का नहीं है। तो स्टेप्स पता करना है। स्टेप, लेट 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 द एंगल बिटवीन द 2 मिरर्स इज, कैसे पता करेंगे, लेट एंगल बिटवीन द 2 मिरर्स, 2 मिरर्स इज थीटा। कुछ ना कुछ तो एंगल होगा, कुछ ना कुछ तो एंगल होगा। निकालने का तरीका, स्टेप नंबर 1, फाइंड m इज ए वैल्यू, कैसे, 360 बाय थीटा। m इज ए वैल्यू 360 बाय थीटा। कुछ आएगा, इट मे बी ए होल नंबर, मे बी ए फ्रैक्शन, है ना। अगर 60 ले लेंगे थीटा का वैल्यू, ये आएगा होल नंबर। अगर मान लो 65 ले लेंगे, इट विल बी ए फ्रैक्शन, इट मे बी ए फ्रैक्शन और ए होल नंबर, कुछ भी हो सकता है। तो देन फाइंड n, नया चीज क्या है ये, इसको कहते हैं लीस्ट इंटीग्रल वैल्यू ऑफ n। कोई नाम नहीं है, जस्ट ए वेरिएबल वी आर कैलकुलेटिंग। फाइंड m, पहले m निकालो जिसका वैल्यू होगा 360 बाई थीटा। फिर क्या निकालोगे, n निकालो जिसका वैल्यू है लीस्ट इंटीग्रल वैल्यू ऑफ m। क्या मतलब है, पहले इसको समझते हैं, समझते क्या है इसमें। लीस्ट इंटीग्रल वैल्यू ऑफ m का मतलब हुआ इफ m इज इक्वल टू से 2, तो n भी होगा 2। मतलब m अगर होल नंबर है, n होगा सेम एज m। अगर m फ्रैक्शन है, सपोज कहेंगे m का वैल्यू है 2.2, तो n का वैल्यू क्या हो जाएगा, n का वैल्यू क्या हो जाएगा 3। नेक्स्ट इंटीजर, इट विल बी द नेक्स्ट इंटीजर 3 ऐसे। इफ m इज ए होल नंबर
ये n इज लीस्ट इंटीग्रल वैल्यू ऑफ m, जैसे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता है मैथमेटिक्स में, तुम लोग नहीं पढ़े होगे, इसको कहते हैं लीस्ट इंटीजर फंक्शन। मतलब अगर m इज ए होल नंबर, अगर m इज ए होल नंबर देन n इज इक्वल टू m। ठीक है, तो ले लो ऐसे लिख देते हैं, नहीं तो डिटेल्स में लिख देते हैं, वही ठीक रहेगा। फाइंड n क्या है, इट इज इक्वल टू, हाँ it is equal to m if m is a whole number and is equal to next integer, next integral value of m if m is a fraction। पहले ये चीज आपको समझ में आया क्या, देखते हैं। फाइंड n, n क्या है, n is taken as m if m is a whole number and next integral value of m if m is a fraction। जैसे सपोज हम कहेंगे m is equal to, एग्जांपल के लिए बता रहे हैं, m is equal to 7, तो n कितना होगा 7। m is equal to 7.2, n कितना होगा 8। m is equal to 7.9, n कितना होगा 8, sorry, it will be 8। Are you getting? So if m is a fraction, हाँ 7.1 होने से भी 8, 7 से ज्यादा हुआ मतलब 8, 7 से ज्यादा हुआ मतलब 8, तो ठीक है। तो आप कहोगे अगर ये 7.99 हुआ तब भी 8, अगर m का वैल्यू हो गया m का वैल्यू, सॉरी, ये अगर m का वैल्यू हो गया m is equal to से 2.001, तो n कितना होगा 3। समझ में आ रहा है क्या? Is it understood? Yes, yes, yes। कुछ भी होगा, अरे क्या समझ में आ नहीं आ रहा है क्या? इतना आसान सा चीज तो बता रहा हूं। नेक्स्ट इंटीग्रल वैल्यू कुछ भी होगा, नेक्स्ट इंटीग्रल वैल्यू, नेक्स्ट इंटीग्रल वैल्यू जो होगा वही होगा, it will be the next integral value। समझ में आया क्या? Yes sir। It is the next integral value। समझ में आया? Let us go for step number 3। स्टेप नंबर 3, तो अब तक आपको क्या मिल चुका है, n मिल चुका है। स्टेप नंबर 3 में हमें n मिल चुका है, अब मुझे नंबर ऑफ इमेजेस पता करना है। तो n क्या, नंबर ऑफ इमेजेस इज इक्वल टू n if n is odd and object is not along the angle bisector of the mirrors। ध्यान रखना, not available in your books। angle bisector of the mirrors and it equal to n-1 otherwise। तो स्टेप नंबर 3 भी हम लोग समझ गए। तो टू बेटर वे एक्सप्लेन यू, लेट मी टेक सम एग्जांपल्स। ये कोई एक मिरर है, ठीक है, और ये कोई एक दूसरा मिरर है, ये मिरर 1 है, ये मिरर 2 है, एंगल दिया है 60 डिग्री, कितना सिंपल है, और ये हो गया इनका एंगल बाइसेक्टर, ठीक है। इसके सामने दो ऑब्जेक्ट रखे हुए हैं, एक का नाम A, दूसरे का नाम B। मेरे को मत पूछो कि ऐसा नाम क्यों है, माँ बाप रखे होंगे A और B, ठीक है। ये दोनों का इमेज कितना बनेगा हमें देखना है, ठीक। तो फाइंड नंबर ऑफ इमेजेस ऑफ A एंड B, ठीक है। सॉल्यूशन स्टार्ट्स। B का होगा 5। तो
पहले ध्यान से सुनो फिर देखेंगे। पहला है m इज इक्वल टू 360 बाई थीटा, थीटा इज 60, सो इट इज 6। n इज इक्वल टू इट इज m, क्योंकि m इज ए होल नंबर तो n इज इक्वल टू 6। अच्छा, तो फिर नंबर ऑफ इमेजेस ऑफ a, number of images of A is along the angle bisector, so it will be n minus 1, it is 6 minus 1 is 5. Number of images of B, ध्यान से देखो, number of images of B, number of images of B कितना होगा, इमेज कितना होगा, दो कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए। क्या था कंडीशन? पहला था n must be odd and the object is not along the angle bisector। क्या यहाँ पे n ऑड है? नहीं है, n ऑड नहीं है, n ऑड नहीं है, तो हम क्या कहेंगे? इट विल बी सेम n minus 1। आंसर होगा n minus 1 that is equal to 5 because n is even। तो दोनों के लिए नंबर ऑफ इमेजेस इज 5 ओनली। क्या ये बात सबको समझ में आया? Yes. इवेन निकला तो अभी तो n और नहीं है ना, n तो इवेन है, n तो इवेन है। अगर और निकला होता तो यहाँ पर क्या लिखते? n minus 1 की जगह n लिखते। आगे देखते हैं, हम सारा केस ले रहे हैं, जितना सारा पॉसिबल केस हो रहा है बनाने की कोशिश कर रहे हैं। लेट मी गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन, तो आपको बढ़िया से समझ में आएगा। तो चलो लेते हैं, ध्यान से देखो, ध्यान से सुनोगे समझ में आएगा, हैव पेशेंस, ठीक है। फॉर एंगल बिटवीन mirrors being theta is equal to 61 degree, 61 degree, find number of images of A and B। कौन है A, कौन है B? ये हो गया मिरर, ये हो गया मिरर, दोनों के बीच में एंगल 60 डिग्री है, ये है एंगल बाइसेक्टर, और क्या है इसमें? ये है A और ये है B। नंबर ऑफ इमेजेस। अगेन वी स्टार्ट। स्टेप नंबर 1, हैव पेशेंस, डोंट टेल द आंसर, ऑलवेज रिपीटिंग रॉन्ग आंसर्स, नॉट लिसनिंग टू दिस, डोंट रिपीट सॉल्यूशन। उसमें आप गलत बोलते हो, सबको गलत आवाज आता है। देखो पहले ध्यान से देखेंगे, इसमें हम देखेंगे कि अब यहाँ पे जो नंबर ऑफ इमेजेस बनेंगे, पहले हमने क्या दिया है? एंगल 61 डिग्री दिया है, तो m का वैल्यू कितना होगा? 360 बाई 61। क्या आप गेस कर सकते हो ये चीज 6 से ज्यादा होगा कि कम? कम होगा, कम होगा, कम होगा। इट विल बी 5 पॉइंट समथिंग, कितना होगा मालूम नहीं, कुछ होगा। अच्छा, n का वैल्यू क्या होगा? n का वैल्यू नेक्स्ट इंटीजर 6, तो n तो इवन हो गया। अगर n और होता तो फिर 2 केस आते, है कि नहीं? n तो इवन हो गया, मतलब b का इमेज a का इमेज सबका बराबर होगा। नंबर ऑफ इमेज ऑफ b एंड नंबर ऑफ इमेजेस ऑफ a बोथ विल बी इक्वल टू 5। आर यू गेटिंग? यस। अभी मैं रिपीट कर देता हूं, चलो। थीटा का वैल्यू 61 की जगह थीटा के वैल्यू, अच्छा ये बोला था क्या आंसर? दोनों का 5 बोला था क्या? तब तो बढ़िया है, बढ़िया है। तो अच्छा ठीक है। अभी देखते हैं अगला क्वेश्चन में। अभी अगर हम जाते हैं अगला क्वेश्चन में, ये अब क्या दिया है? एंगल 61 की जगह, चलो मैं थोड़ा सा इसको कम कर देता हूं। लेट मी मेक इट 59 डिग्री। इज दैट ओके? अब मैं एंगल कर दिया 59 डिग्री। अब क्या हो गया? अब इसमें क्या है? ये हो गया एंगल बाइसेक्टर, और यहाँ पे आ गया A और यहाँ पे आ गया B। नाउ सी, एंगल थीटा इज 59 डिग्री। m निकालिए, 360 बाई 59। यस, अब मैं ही तो करूंगा, तुम लोग बोल दोगे तो कैसे होगा? मैं पहले करता हूं। यस, ये कितना हो जाएगा? इट विल बी समथिंग 6 पॉइंट समथिंग। n कितना होगा? 7, और ये और है। हाँ देखो, n का वैल्यू 7 आया और ये और है। b जो है सिमेट्रिकली नहीं है और n और है,
बाइसेक्टर, तो क्या होता था इमेज n होता था, तो हम यहाँ पे क्या कहेंगे, कहेंगे कि नंबर ऑफ इमेजेस ऑफ B विल बी इक्वल टू 7। आर यू गेटिंग? और नंबर ऑफ इमेजेस ऑफ A इट इज 7 - 1 इज 6। क्या मेरी बात सबको समझ में आया? इज इट अंडरस्टूड? यस सर। यस। अब आपके लिए काम रहेगा बताने के लिए बताना है आपको। ये हो गया आपका एक मिरर, ये हो गया आपका दूसरा मिरर, एंगल दिया है 43 डिग्री, और ये है उसका बाइसेक्टर। यहाँ पे खड़ा है A, यहाँ पे खड़ा है B। इन फिगर सोन फाइंड number of images of A and B. Solution is awaited. जल्दी करिए। Let us see. Solution में ऐसे देखेंगे। Here what is M? पहला निकालते हैं M, जो कि 360 बाई थीटा है। अगर ये 45 होता तो 8 होता, ये 8 से थोड़ा सा ज्यादा होगा, 8 पॉइंट समथिंग होगा। अच्छा, तो हम कहेंगे n कितना हो जाएगा? 9। वो n जैसे 9 हो गया आपके कान खड़े हो जाने चाहिए। इट इज लुकिंग ऑड। यस। देन नंबर ऑफ इमेजेस ऑफ B तो अनसिमेट्रिकली रखा है, n ऑड है, सो इट विल बी इक्वल टू 9। नंबर ऑफ इमेजेस ऑफ A क्या हो जाएगा? 9 - 1 इट इज 8। यस, आप लोगों को समझ में आ गया है। तो नंबर ऑफ इमेज कैसे निकालते हैं सबको समझ में आ गया? यस, बढ़िया है। तो यू नाउ नो, आज दो चीज हम लोग देखे, नंबर ऑफ इमेज। अगले क्लास में हम लोग देखने वाले हैं हाउ टू फाइंड वेलोसिटी ऑफ इमेज। पूरा क्लास लगेगा वेलोसिटी ऑफ इमेज को समझने के लिए, ठीक है? पूरा एक क्लास लगेगा वेलोसिटी ऑफ इमेज को समझने के लिए, देखेंगे हम लोग फिर अगले क्लास। तब तक के लिए जय हिंद।